इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब तक हमने कंप्लीट किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट कम्स मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कैसे आप बॉडीज को चार्ज कर सकते हो, कैसे बॉडीज चार्ज एक्वायर करती है। क्योंकि ये सीरीज कंप्लीटली बोर्ड लेवल पर फोकस्ड है, कंपटीशन लेवल के लिए नहीं है, तो ये थियोरेटिकल टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में कई बार इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन पर बेस्ड स्मॉल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। बॉडीज इन 3 में से किसी भी एक मेथड से या 2 मेथड या एक से ज़्यादा मेथड से चार्जेस एक्वायर कर सकती है। सो what are the various methods? Charging by friction, charging by conduction and charging by induction. The very first topic comes charging by friction. एक बॉडी फ्रिक्शन से कैसे चार्ज एक्वायर करती है। तो फ्रिक्शन से चार्ज एक्वायर करने के लिए क्या किया जाता है? When two conducting bodies are rubbed against each other, electrons gets transferred from body of lower work function to higher work function. तो फ्रेंड्स, जब दो मेटेलिक बॉडीज, दो कंडक्टिंग बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है या लूज करती है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। Now question comes, which body will gain electron and which body will lose electron? So here I have written electrons gets transferred from body of lower work function to higher work function. Lower work function से higher work function की तरफ electron transfer होते हैं। Now question comes, what is work function? तो वर्क फंक्शन किसी भी मेटेलिक सरफेस से निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट। तो किसी भी सरफेस से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो वर्क फंक्शन कहलाती है। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, यानी उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो उससे निकल जाएगा और हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ये है मेथड ऑफ चार्जिंग की प्रॉपर्टीज बाय फ्रिक्शन की। बॉडीज गेट इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज। खास बात यहाँ पर यह है कि दोनों बॉडीज पर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आता है व्हेन द बॉडीज आर चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन से चार्ज किया जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी ने गेन किए हैं। तो बॉडीज गेट इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज। वन विल बी पॉजिटिवली एंड अदर वुड बी नेगेटिवली चार्ज। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो भले ही कम अमाउंट से चेंज हो रहा है, लेकिन मास चेंजेस एज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। क्योंकि मास चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मास जरूर चेंज होता है। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार पूछा जाता है कि डज मास चेंजेस इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? सो यस, इट डज चेंजेस। नेक्स्ट कम्स चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में ध्यान दें तो व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर अभी इतना ध्यान रखना है कि अलग अलग पोटेंशियल पर मेंटेन्ड दो चार्ज बॉडीज को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है या वायर से कनेक्ट किया जाता है, आर कनेक्टेड बाय वायर और केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन दे रीडिस्ट्रीब्यूट द टोटल चार्ज। तो वो आपस में टोटल चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है दोनों बॉडी चार्ज हो। एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में रख दिया जाए तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज गेन कर लेती है। सो if bodies are of same size, we are right now talking about same size only because different sizes के लिए जो discussion है वो बाद में होगा, then they acquire average of the total charge each. दोनों के पास में बराबर चार्ज आ जाता है and how much it would be एवरेज ऑफ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का एवरेज चार्ज आता है। सो काइंडली कीप दैट इन योर माइंड कि जब भी ऐसा कुछ होगा कि चार्ज कंडक्शन के थ्रू चार्ज हो रहा है और दोनों बॉडीज की साइज सेम है, देन दे विल बी एक्वायरिंग द टोटल चार्ज का एवरेज। इसको एक एग्जांपल से समझें कि जैसे एक ये स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज है 2q और एक ये स्फेयर है सेम साइज का जिस पर चार्ज है -3q। इन दोनों को कांटेक्ट में रखकर अलग कर दिया जाए तो इन पर जो चार्ज आएगा वो टोटल का एवरेज, दैट इज 2q प्लस माइनस ऑफ 3q बाई 2
दैट इज माइनस क्यू बाई टू इस पर और माइनस क्यू बाई टू इस पर. तो दिस इज हाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस. अगर ये वाला स्फीयर अनचार्ज होता तो 2q प्लस 0/2 दैट इज QQ. तो दोनों बॉडीज पर QQ चार्ज आ जाता एंड दिस इज हाउ दिस अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज्ड. नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है. तो देखिए दो स्फीयर्स लिए मैंने, मेटेलिक स्फीयर्स जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे पड़े हैं और इनिशियली दे आर अनचार्ज. दो मेटेलिक स्फीयर्स लिए गए हैं, बिल्कुल सेम साइज के ले लिए हमने मेटेलिक स्फीयर्स और इन्हें दो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर एडजस्ट करके रख दिया गया है. नाउ व्हाट आई डिड, दोनों अनचार्ज थे एंड दीज आर द इंसुलेटिंग स्टैंड्स. अब देखिए ये कैसे चार्ज एक्वायर करते हैं विदाउट टचिंग देम. चार्जिंग बाय इंडक्शन इज चार्जिंग विदाउट टचिंग देम. तो क्या होगा यहाँ पर हमने एक चार्ज यहाँ पर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आए हैं, दोनों के तरफ लेके आए, आमने सामने दोनों अभी कॉन्टैक्ट में पड़े थे, हम इनको टच नहीं करेंगे. दिस वॉज द, यू कैन से द स्टेप 1. What I have done, I have bought a positively charged rod और कोई भी charged rod near one sphere without touching them. Then what is going to happen, इसके अंदर जितने चार्जेस हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ. और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो पीछे अपने जो आयंस छोड़कर आएंगे, वो रिपल्शन फील करेंगे और वो सारे, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव चार्ज को सारे को या पॉजिटिव आयंस को रिपेल कर देगी. अब इस रॉड को, ये दिस इज स्टेप 2. अब इस रॉड को बिना डिस्टर्ब किए अगर हम लोग इस रॉड को बिना डिस्टर्ब किए अगर हम इन स्फीयर्स को धीरे धीरे अलग कर देते हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्टेप 3, यू विल सी दैट these spheres with their respective charges gets separated. ये सेपरेट हो गए हैं. और स्टेप 4 में जब अगर रॉड हटा देते हैं, तो दिस इज स्टेप 3. और स्टेप 4 में जब हम रॉड हटाकर इनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे दूर कर देते हैं, तो एक स्फीयर पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एक स्फीयर पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा when the rod is removed. तो this is how we have charged them without actually contacting them or transferring any kind of charge to them. उन्होंने अपने ही चार्ज को redistribute किया है. तो when a positively charged rod is brought near to metallic spheres kept on insulating stands, negative charge comes towards the positive charge, gets attracted and positive charge gets repelled to the other side. दूसरी तरफ पे चला जाता है. अब स्टेप 2 में अभी भी रॉड यही है, स्टेप 3 में रॉड यही है, लेकिन हमने दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट को ब्रेक करके अलग अलग कर दिया है स्फीयर्स को, और यहाँ से हमने पॉजिटिव चार्ज की रॉड को भी हटा दिया. तो स्टेप 4 में दोनों स्फीयर्स इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन इज डन. सो दीज वर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग. 3 चार्जिंग के मेथड्स है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय induction. These are the 3 methods of charging a body. Next topic is Coulomb's law. Coulomb's law is used to calculate electrostatic force between two charges placed at some distance. So Coulomb's law लगाने की सबसे पहली essential conditions क्या है? These are the essential conditions that the charges must be at rest. एक पहली बात, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो एंड टू अप्लाई द कूलम्स लॉ चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट. तो चार्जेस एक तो रेस्ट पे होने चाहिए और दूसरा दे मस्ट बी द पॉइंट चार्जेस. व्हाट डज द पॉइंट चार्ज मीन? पॉइंट चार्ज मीन्स दैट द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू देयर साइजेस. आप कह सकते हो उनकी साइजेस के कंपैरिजन में उनके बीच का सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पर हम सारे चार्ज को एक पॉइंट पर कन्फाइंड मान सकते हैं.
तो कमिंग टू Coulomb's law, Q1 and Q2 are the 2 point charges at rest placed at a distance of r. सेपरेशन r पर रखे गए हैं ये दो चार्जेस। तो ये पाया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Coulomb's law से हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। F is proportional to Q1 Q2 का प्रोडक्ट। F is inversely proportional to R square, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इसीलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहा जाता है? बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज नोन एज के, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन EPSILON, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू SI सिस्टम में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। SI सिस्टम में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पूरे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, या फिर 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, जो कि CGS यूनिट ऑफ चार्ज है। मैंने इसका कन्वर्जन आपको पहले ही बता दिया है कि हाउ टू कन्वर्ट कूलम टू ESU और ESU टू कूलम। What is this epsilon naught? Epsilon naught is known as permittivity of free space or vacuum। खाली स्पेस, एयर या वैक्यूम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ एयर की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 इनवर्स 12, 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। So this is the value of epsilon naught. So in short, Coulomb's law says F is equals to K Q1 Q2 by R square. What is K? K is 9 into 10 to the power 9 in the SI system and 1 in the CGS system. कुछ और बातें भी है इस फोर्स के बारे में, वो ऐसे है कि Coulomb's फोर्स जो होता है that is a central force. सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दिस इज अ सेंट्रल फोर्स जो हमने 11th में पढ़ा था जिसके बारे में। दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। एंड फोर्स इज, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, दैट इज फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है कूलम्स फोर्स। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन द फोर्स वुड बी रिपल्सिव फोर्स ऐसे, बट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। एंड इफ दे आर ऑपोजिट नेचर देन दे वुड बी अट्रैक्टिंग ईच अदर बट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस ओनली। So this is about the Coulomb's law. Coulomb's law is valid only for point charges and charges at rest. Coulomb's law के वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अभी हमने Coulomb's law से वैल्यू कैलकुलेट करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. What does the vector form of Coulomb's law says कि लेट कोई चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 और एक चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। इन दो लोकेशन पे पड़े। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो गाइज, अगर मैं 2 पर 1 के कारण फोर्स निकालूं और मैं अभी मानता हूं कि दोनों का साइन सेम है, तो ये रिपेल करेगा एंड दिस इज अलोंग दिस, तो दिस इज फोर्स 2-1, F21 वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज R21 वेक्टर पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, R21 वेक्टर विच इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसे आप ट्राइंगल लॉ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बाय Coulomb's law is given by
F is equals to K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी हमने बात की थी K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन जॉइनिंग देम। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? दैट इज अलोंग R21 वेक्टर। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है 21 वेक्टर में। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में हमने बात की थी, अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करें तो देयरफॉर F21 इक्वल्स टू वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है वो केवल वेक्टर की डायरेक्शन देता है। सो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन इंडिकेटर ऑफ द फोर्स। सो अब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसको मैं इधर सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 क्यूब। R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे, R21 का क्यूब आ जाएगा और यहां आ जाएगा R21 वेक्टर। तो दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह R12 का क्यूब, R21 वेक्टर की जगह R12 वेक्टर। नाउ व्हाट इज R12? R12 इज लाइक दिस इज R12 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सो क्योंकि R21 और R12 केवल इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का बराबर होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। एंड दिस इज अगेन अ वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी यही कहा जाता है कि दोनों चार्जेस पर, दोनों बॉडीज पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर आप जब भी वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को सॉल्व करेंगे, यू हैव टू कंसिडर द साइंस ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस के साइन लेना बहुत आवश्यक है। कंसिडर साइन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज दोनों पॉजिटिव हुए तो ये फोर्स पॉजिटिव आएगा, दैट इज रिपल्सिव जो हमने माना था। दोनों नेगेटिव हुआ तो भी रिपल्सिव फोर्स आएगा जो हमने माना था। अगर ये दोनों ऑपोजिट नेचर के होंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी जो हमने मानी है उससे। So here what you have to consider, you have to consider sign of charges. You are not supposed to consider whether the charges will attract or repel. The signs will say everything when you will get the answer. So my dear friends, this is the vector form of Coulomb's law. So how now, till now we have understood the Coulomb's law and the vector form of Coulomb's law. Now we'll be considering the examples based on the Coulomb's law, some numericals for your practice.